तो पॉलिटी सीरीज के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। टॉपिक चल रहा इंट्रोडक्शन टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी हमने कर लिया है और ये लेक्चर पार्ट 3 है इसी टॉपिक पर। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, नहीं मालूम तो पॉज करके पढ़ सकते हो। रिगार्डिंग दिस होल सीरीज और दिस लेक्चर के लिए ये है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। होपफुली आपको ध्यान में रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग के लेक्चर में हर एक पॉइंट मैंने समझाया है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। होपफुली कॉपी कलम लेकर आप बैठो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डायरकी वाज इंट्रोड्यूस एट सेंट्रल लेवल। ध्यान रहे यहाँ पे कीवर्ड क्या है हमारा, सेंट्रल लेवल पे और डायरकी। पहले डायरकी का मतलब समझ लो। देखो, डाई का मतलब होता है टू, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए मतलब गवर्नर जनरल के लिए, और दूसरा लेजिस्लेचर के लिए, फेडरल लेजिस्लेचर के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, डायरकी। सब्जेक्ट को हमने बाइफरकेट कर दिया दो पार्ट में। ठीक है, अब ये इंट्रोड्यूस किया गया था सेंट्रल लेवल पे। अगर हम बात करें तो बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अकॉर्डिंग। अगर प्रोविंसेस लेवल पे बात किया जाता तो वो ऑप्शन बी हो जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के अकॉर्डिंग। ओके, होपफुली आपको अच्छे से क्लियर। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे और किसके किसके पास गया। तो कुछ सब्जेक्ट जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स है ना, ये सारा कुछ किसके पास गया, रिजर्व कर लिया था गवर्नर जनरल और अपने अपने एग्जीक्यूटिव के लिए, खुद और अपने एग्जीक्यूटिव के लिए। वहीं पर बाकी सब्जेक्ट जैसे कि फाइनेंस, कॉमर्स, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारा कुछ ट्रांसफर कर दिया फेडरल लेजिस्लेचर के पास एंड दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फर्स्ट टाइम ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि डायरकी जो है इंट्रोड्यूस किया गया था कहाँ पे, सेंट्रल लेवल पे। बात आती है जो प्रोविंस लेवल पे था 1919 के अकॉर्डिंग, वो क्या हुआ, देखो उसको एबॉलिश कर दिया गया प्रोविंस लेवल पे। और प्रोविंसेस में क्या दिया गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की सारा कुछ जो है प्रोविंसेस डिसाइड करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 हमें जानना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट ये है, यहाँ पे सारा कुछ रिवाइज करते हुए चलेंगे सच दैट एक होलिस्टिक रिवीजन हो हमारा, राइट। ये तो हमारा टारगेट है इस पूरे सीरीज से, राइट। तो पहला पॉइंट है कि प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही इसने, जिसमें कौन कौन होगा, प्रोविंसेस होंगे और प्रिंसली स्टेट होंगे। लेकिन आपको पता है कि ये कभी फोर्स में आया नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया, दैट्स वाई। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपके सामने, उसने बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया टोटल 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में। कौन कौन से वो प्रोविंसेस थे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम और यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि आज का यूपी है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। आपको पता है 1909 से ये चीजें स्टार्ट होती, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन चलता हुआ आ रहा। पहले किसको दिया, पहले मुस्लिम्स को दिया, फिर उसके बाद 1919 में और लोगों को दिया, फिर 1935 में किसको किसको दिया, शेड्यूल्ड कास्ट को, वुमेन को और लेबर को एक्सटेंड किया ये पर्टिकुलर सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी, अबाउट 10% लोगों को वोटिंग का राइट मिल गया 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कि प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसके लिए, टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। इतने पॉइंट ध्यान रहेंगे आपको, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आ जाता है। बोला कि द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाई कैमरलिज्म। अभी मैंने बताया बाई कैमरलिज्म क्या होता है, जिसमें दो हाउस हो, है ना, लोकसभा, राज्यसभा, या फिर लोअर हाउस एंड अपर हाउस। तो कौन सा एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था बाई कैमरलिज्म, तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। ये देखो इंपॉर्टेंट चीजें कि 1990 ने इंट्रोड्यूस किया, बट वो फोर्स में कब आया, 1921 में आया। इस एक्ट को हम मोन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। उस टाइम पे जो मोन्टेग साहब थे वो क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो वायसराय ऑफ इंडिया थे उस पर्टिकुलर टाइम पर। और इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम के लिए क्या, बाई कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन इन दी कंट्री। ध्यान रहे, डायरेक्ट इलेक्शन ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मिल गया, नहीं। अरे भाई 1935 में जाकर 10% वोटिंग राइट मिल रहा, तो उस टाइम पे बहुत कम होगा, ऑब्वियस है बहुत कम था। कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, वो भी उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन थे, टर्म एंड कंडीशन। ओके, होपफुली आपको यहाँ तक ध्यान से एकदम क्लियर हो गया होगा। अब कुछ फीचर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 का, उसको हम देख लेते हैं, जैसे ऊपर 1935 का देखा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट है इट रिलेक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस। कैसे, बाय डीमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट। सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डीमार्केट कर दिया, है ना, सेपरेट कर दिया, जिससे जो प्रोविंसेस है उनपे जो कंट्रोल था सेंट्रल का वो थोड़ा कम हो गया। अगला, इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू 2 पार्ट्स। बताया ही मैंने, ट्रांसफर्ड और रिजर्व, है ना। ऊपर डायरकी मैंने बताया ना कि प्रोविंसेस में कब इंट्रोड्यूस हुआ था,
1919 के एक्ट में हुआ था, यही पॉइंट है दूसरा। तीसरा है इट रिक्वायर्ड दैट द 3 ऑफ द 6 मेंबर ऑफ द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो क्या होंगे, अदर देन कमांडर इन चीफ इंडियंस होंगे। चौथा पॉइंट है कि इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, किसको किसको मिला, 6 इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन को। और 1935 में किसको मिला था, अभी हमने देखा डिप्रेस क्लास मतलब एसटी पॉपुलेशन को, वुमेन को और एक और थे लेबर क्लास को, राइट। और वहीं पे 1909 की बात करें तो वहां पे मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, मतलब कि वो राइट मिला उनको। होपफुली आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर द इंडिया, कहाँ पे, लंदन में, जिसने ट्रांसफर्ड टू हिम सम ऑफ द फंक्शन परफॉर्म बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। होपफुली आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रहेगा। तो ये टोटल कितने पॉइंट किए हमने, टोटल 5 पॉइंट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोला द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस कहाँ से लिया गया, ठीक, ये क्वेश्चन है। इसका करेक्ट जवाब है, ये भी हमने लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। अगर एग्जैक्ट आपको देखना है तो ये इंस्पायर था फ्रॉम सेक्शन 42 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ने, सॉरी 35 से। द एक्ट गिव द प्रेसिडेंट द अथॉरिटी टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, इन दैट केस प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है अगर वो सेटिस्फाई रहता है कि इमीडिएट एक्शन जो है जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय। तो अगर इसकी बात करें तो देखो 40 में अगस्त ऑफर आया था, ACWC करके है ना, 4 डेलीगेशन आई थी इंडिया में रिझाने के लिए, मनाने के लिए कि नहीं नहीं आप भी जो है हमारे साथ लड़ाई करो, क्या वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा बनो। तो पहला था क्या, अगस्त ऑफर ने प्रपोज किया था, है ना, लेकिन माफ कीजिएगा प्रपोज नहीं, उसने उस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया था कि हाँ होना चाहिए, लेकिन प्रपोज किसने किया था, क्रिस्प मिशन ने किया था 1942 में, ठीक है। फिर 45 में आया वेवल प्लान, फिर 46 में क्या आया, कैबिनेट मिशन आया, ACWC, चारों मैंने समझा दिया आपको, राइट। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके द्वारा बनाया गया, है ना, तो ये करेक्ट जवाब हो जाएगा साइमन कमीशन ऑफ 1942 में ये प्रपोज किया गया। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, ध्यान रहे प्रोविंशियल की बात कर रहा, कॉन्स्टिट्यूशन माफ कीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे, क्या चेयरमैन, ये थे जवाहर, सॉरी सरदार पटेल साहब थे, है ना, किसके, चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अब बात करते हैं बाकी लोग किसके थे, तो देखो सरदार पटेल साहब का तो मैंने बता दिया कि चेयरमैन थे ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। वहीं पर अगर हम बात करें BR अम्बेडकर साहब का, तो सबको पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। वहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो चेयरमैन थे बोथ द यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द मेन प्रिंसिपल ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके स्ट्रक्चर और फॉर्म को। वहीं पर राजेंद्र प्रसाद जी, है ना, किसी भी कमेटी के चेयरमैन नहीं थे, बट ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड आल्सो चेयर 2 माइनर कमेटी, क्या, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी और दूसरी थी स्टीयरिंग कमेटी। इतना ध्यान में रहेगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, हमने देखा था आई थिंक पहले या दूसरे लेक्चर में, तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, कनाडा से इंस्पायर है हम फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ओके। तो ये देखो द फेडरल नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। आपको पता है एज पर अमेंडमेंट ऑफ 1940 कौन सा, हाँ 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में क्या किया गया कि 3 वर्ड ऐड किए गए हमारे प्रीएम्बल में, क्या क्या, सेकुलर, सोशल, है ना, सोशलिस्ट, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, राइट। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। सेकुलर का मतलब क्या हुआ, नहीं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। अच्छा, सेकुलर स्टेट कहाँ पे मेंशन है, फंडामेंटल राइट में, प्रीएम्बल में, अभी मैंने बताया प्रीएम्बल में 3 चीजें ऐड की गई, कब, 1976 में बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, राइट। ये हो जाएगा ऑप्शन 20 का करेक्ट जवाब। बताइए आपको कि हमारे प्रीएम्बल में क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic।
सेकुलर जो है इसका मतलब क्या होता है कि स्टेट डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन एंड डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, ये होता है हमारे यहाँ सेकुलर का मतलब। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। और हमारा जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सर्वधर्म संभव। हमारे यहाँ इक्वल रिस्पेक्ट है सारे रिलीजन का। दिस प्रिंसिपल इज रिफ्लेक्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो गारंटी करता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है सारे सिटीजन को। वहीं पे वेस्टर्न सेकुलरिज्म की बात किया जाए तो वहां पर वो इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है उनका सेकुलरिज्म कि वो सेपरेट करते हैं चर्च को स्टेट से। ठीक है, दिस प्रिंसिपल मीन्स द स्टेट शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन रिलीजियस मैटर एंड दैट रिलीजन शुड नॉट बी यूज्ड टू जस्टिफाई स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेकुलर इन इंडिया। अभी हमने देखा कि इंडिया हैज मेनी रिलीजन, वो तो है, लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ क्या? नहीं। इंडिया है रिलीजियस फ्रीडम बिल्कुल है, लेकिन ये सेकुलर का मतलब नहीं हुआ। फॉलोइंग रिलीजन डिपेंड अपॉन द विल ऑफ द इंडिविजुअल, भी नहीं है। देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा हमारे यहाँ सेकुलर का मतलब। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर इलोबरेटेड। तो जो आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव हमारे प्रीएम्बल में मिलता है ना, वो बाकी और कहाँ पे मिलता है? फंडामेंटल राइट में मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। डीपीएसपी में मिलता है, एकदम मिलता है। ड्यूटीज में मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें तीनों है। क्या क्या? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी। ठीक है, देखो अगर हम प्रीएम्बल की बात करें, आपको पता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, ऐसे करके अगर आपको याद हो जाता है बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो 2-4 बार पढ़ो, है ना, याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट। ऑब्वियस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं बता रहा। ठीक है, चलो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, वो आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करता है, और वो सारा कुछ कहाँ पे मिलता है? तीनों में मिलता है। और कैसे मिलता है देख लेते हैं कि जो डीपीएसपी है ना, सेट अ गाइडलाइन दैट द स्टेट शुड फॉलो, क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं पे फंडामेंटल राइट्स जो है वो सेट ऑफ राइट्स है जो गारंटी करता है सारे सिटीजन ऑफ इंडिया को। वहीं पे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो बताता है सारे सिटीजन को कि उन्हें फॉलो करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। यूनियन लिस्ट में क्या होगा बताओ? पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर ऑब्वियस है, स्टेट के पास होगा, तो बी का 1 हो गया। ये स्पेस की बात किया जाए तो बताओ, जब वहां पे बना था, मैंने लॉजिक भी समझाया था पिछले लेक्चर में किसी में, ये क्या है? रिजिडिवरी पावर में होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे उतना डेवलप नहीं था, तो नहीं पता था लोगों को कि एक जिस पर स्पेस रिसर्च भी सब्जेक्ट आ जाएगा, तो इसलिए इसको रिजिडिवरी सब्जेक्ट में रखा गया। अच्छा, मान लो अगर ये 2 आ गया हमें, तो इन 2 के हेल्प से हम करना चाहें बी का 1, देखो किसमें है? ऑप्शन ए और डी में है। और डी का 2 केवल ऑप्शन ए में है, तो आंसर आ गया हमारा 3-1-4-2। वैसे करना चाहें तो सेंसस देखो कहाँ पे होगा? यूनियन लिस्ट में होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है। कंकरेंट लिस्ट की बात किया जाए तो पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग ऑब्वियस है, दोनों का होना चाहिए। तो 3-1-4-2 करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। पहला है स्टेबलाइजमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कंट्रोल ऑफ, या फिर हाँ कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर, ये 2 चीजें स्टेब्लिश हुआ था बाई पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 से। तो ए का हो जाएगा 2। ए का 2 किधर दिख रहा हमें? बी और डी में दिख रहा। ठीक है, स्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से, है ना, आया था, तो ये हो जाएगा 1-2-1। बी का 1 हो गया। बी का 1 कहाँ पे दिख रहा है आपको? बस ऑप्शन बी में दिख रहा, करेक्ट आंसर हो गया। वैसे देखना चाहे तो परमिशन टू इंग्लिश मिशनरी टू वर्क इन इंडिया कब आया था? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में आया था, तो इसका 3 हो जाएगा। और अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल कहाँ से आया था? चार्टर एक्ट 1833 में आया था, तो ये हो जाएगा 4। तो 2-1-3-4, 2-1-3-4 करेक्ट हो गया ऑप्शन बी। देखो ये जो मैच करने वाले हैं ना, तो इसलिए आपको अगर 2 में एकदम कॉन्फिडेंट है, एकदम क्लियर हो ना, तो बाकी की जरूरत नहीं, उसी से आंसर आ जाता है। और बाकी ये है पेरिफेरल नॉलेज, आप चाहो तो पढ़ सकते हो पॉज करके। आगे बढ़ जाते हैं एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा फीचर ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसको भी आपको ध्यान में देख लेना है। क्या कि क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया आने के लिए, है ना। और उसके साथ चलो बता ही देता हूँ मैं पूरा डिटेल में। एक्ट ने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया वेर हेल्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, है ना, हिज हेयर्स और सक्सेसर्स। नेक्स्ट है कि इसने लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया क्या करने के लिए? इम्पोज करने के लिए टैक्सेस ऑन द पर्सन सब्जेक्ट टू द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
नेक्स्ट पॉइंट है कि फाइनेंशियल प्रोविजन वाज मेड टू इनकरेज अ रिवाइवल ऑफ इंडियन लिटरेचर और प्रमोशन ऑफ साइंस। ये बहुत सारे लोग गलत कर सकते हैं, लेकिन ये करेक्ट पॉइंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए खर्च किए, क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ कर दिया। ये 2-3 पॉइंट और है, आपको ध्यान में रखना है इस पर। चार्टर एक्ट ऑफ 1830। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। बजट को डिस्कस करने का पावर कौन से एक्ट से मिला? तो इसका करेक्ट जवाब है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में ये हमें इंडियंस को, है ना, पावर मिल गया को डिस्कस कर सकते हैं बजट, बट वोट नहीं कर सकते। वोटिंग का थोड़ा बहुत राइट किसमें मिला? 1909 वाले एक्ट में मिला, ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये भी फिर से क्या है, पेरिफेरल नॉलेज है, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म्स लॉज हैव बीन इंक्लूडेड इन दी, सबको पता है 9th शेड्यूल। तब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 में आया था, 9th शेड्यूल बनाया था, जिसमें ये बोला गया कि जितने भी लॉ 9th शेड्यूल में रखे जा रहे हैं उसको, हाँ, जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में वो नहीं आएगा। लेकिन केशवानंद भारती जो केस था 1973 में, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का कॉन्सेप्ट आया, उसने ये बोला कि इससे पहले जितने भी लॉज हैं, ठीक है, वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में भले ही ना आए, लेकिन इसके बाद जितने भी लॉज प्लेस किए गए हैं 9th शेड्यूल में, उसमें हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। हम मतलब ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलो इतना होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक आर्टिकल 31B है, इसको ध्यान में रखना है कि ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसने स्टेब्लिश किया 9th शेड्यूल को, जो सील करता है स्पेसिफिक लॉ और इनेक्टमेंट, जैसे जो जैसे लैंड रिफॉर्म है ना, जो प्रोटेक्टेड है बाय फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, ध्यान में रहेगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड सर्विस इन द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑफ द इंडिया वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जांपल ऑफ, ये हमने ऑलरेडी किया है पार्ट 1 या पार्ट 2 में, कि आयरिश रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये प्रोविजन लिया क्या, 4 लोगों को नॉमिनेट करने का, किसमें, राज्यसभा में, सच दैट उनकी एक्सपर्टीज जो है हमारे काम में आ जाए, हमारे मतलब देश के काम में आ जाए, ठीक है। तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए, ध्यान में रहेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फ्लैग कमेटी? तो इसका करेक्ट जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है थे चेयरमैन ऑफ द नेशनल फ्लैग कमेटी। बहुत ही फैक्चुअल है, बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, ये आराम से पढ़ लेना, फैक्चुअल चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, बस इतना ही क्वेश्चन था, तो इसको अच्छे से ही कर लेते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन है तो, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो चेयरमैन थे नेशनल फ्लैग कमेटी के, विच वाज एन एडॉक कमेटी। एडॉक क्या होता है? जो टेम्परेरी चीजों के लिए बनाई जाती है, कि हाँ उसका काम खत्म हो गया तो उस कमेटी को, है ना, हटा देंगे। कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फाइनलाइज द डिजाइन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग। और ये अपॉइंट कब किया गया था? 23 जून 1947 को, ये पर्टिकुलर कमेटी, और जिसमें 7 मेंबर थे। कौन कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, और बाकी कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद साहब, के.एम. पनिकर, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी और बी.आर. अम्बेडकर साहब, ये सारे के सारे लोग इस कमेटी के मेंबर थे। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। जैसा कि लास्ट में कुछ लाइन रहती है, कुछ पंक्तियां रहती है, सच दैट आपके इस प्रिपरेशन की महान जर्नी को मोटिवेटेड रखा जा सके। तो आज के लिए है कि डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट, मतलब ये जो डिसिप्लिन है ना, यही कनेक्ट करता है आपके गोल को अकम्प्लिशमेंट में, यही बदलता है। अब पता चला कि आपके गोल तो बहुत बड़े बड़े हैं, है ना, बहुत महान गोल है, बहुत अच्छे गोल हैं, लेकिन जब तक आप डिसिप्लिन का ब्रिज नहीं बनाओगे ना, तो आप अकम्प्लिशमेंट तक पहुंच ही नहीं सकते। तो इसलिए जरूरी है कि जितने बड़े आपके गोल हैं, उतना बेहतर ढंग से डिसिप्लिन को फॉलो करके, है ना, आप अकम्प्लिशमेंट तक पहुंचो। एकदम क्लियर? गुड। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।